उस एक पोटैटो में इनको पूरा 2 दिन गुजारने होते थे और इतना सा पानी सबके लिए 30 ml 40 ml। कभी किसी रोज ये ख्याल आया था कि मैं नहीं ला पाऊंगी रविंद्र? एवरी डे, उधर उसका मरना, इधर मेरा मरना, इधर उसकी माँ का मरना। आपको पता ही नहीं था आपके पति किस शिप पर हैं, कहाँ गए हैं, किस कंपनी के लिए काम करते हैं? नए जमाने की महिलाओं को, किसी पत्नी को अपने पति के बारे में सब ना पता हो। तो मनमोहन सिंह से भी मिली थी? जी बिल्कुल मिली थी। तो उसी के बाद मुझे सबसे ज़्यादा निराशा हुई थी। मैं बोली फिर मेरे से उन्होंने पैर से बात थोड़ी करनी है, मुंह से करनी है। आपने कभी राहुल गांधी से दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की? तो कहानी क्या है, द रियल स्टोरी? मैं जानना चाहती हूँ। वो दर्द भूली नहीं आप, वो संघर्ष, वो हर दिन रात का संघर्ष, निराशा। एक फोन कॉल, एक खबर, एक ऐसी खबर जिसने 28 साल की एक साधारण सी लड़की संपा की जिंदगी बदल कर रख दी। उससे ऐसे ऐसे असाधारण काम करवाए जिसकी शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कौन है संपा? क्या थी वो खबर? कौन से थे वो असाधारण काम जिसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री ने खुद संपा को मिलने बुला लिया? एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और ये पूरी कहानी एक किताब के रूप में छपी है जिसका नाम है संपा, और इसको लिखा है मीनाक्षी चौधरी और संजीव पालीवाल ने। मैंने पूरी किताब एक दिन में पढ़ ली। आप भी इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सच्ची कहानी है। लेकिन आज मैं आपको संपा से मिलवाने भी जा रही हूँ। संपा, बहुत बहुत स्वागत है ज़िंदगी विद ऋचा में। जी शुक्रिया। देखिए, मैंने काफ़ी सारा माहौल बना दिया कि कौन सी थी वो खबर, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। साल मेरे ख्याल से 2010? जी 2010। वो एक फ़ोन कॉल क्या था? वो एक्चुअली हमारा लोकल बस स्टैंड था और बड़ी हसल बसल थी। मैं भी विद्यालय के लिए भागी रही थी, तो एक घंटी बजती है। पहले तो मुझे लगा कि अरे ये फीड नहीं है, इसे अवॉइड करो। फिर एक फ़ोन कॉल होने के आने के बाद फिर से एक दोबारा से एक मतलब मुझे लगा कि उठा ही लेती हूँ जब कोई रिपीट कॉल कर रहा है। तो जब मैंने उठाया तो वहाँ से कोई अनजानी सी आवाज़ थी, किसी महिला की थी वो, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप संपा बोल रही हैं? संपा। मुझे लगा कि वो शायद मेरे क्षेत्र की नहीं है क्योंकि हमारा वाला लैंग्वेज टच था नहीं। तो फिर मैंने कहा आप कहाँ से बोल रही हैं? तो उन्होंने कहा कि भी मैं तो जम्मू कश्मीर से बोल रही हूँ, मेरा नाम मधु शर्मा है। जम्मू कश्मीर से मेरा कोई लेना देना कभी रहा नहीं। तो मुझे लगा यार अजीब है, फ्रॉड कॉल होगा, कुछ भी होगा। तो ऐसे करके जैसे बोले आप सुन लो, मेरी बात सुन लो, आपके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड एक ही हवाई जहाज़ में हैं। मैंने कहा कि अच्छा एक ही हवाई जहाज़ में, मतलब क्या हवाई जहाज़ क्या? बोला नहीं नहीं शिप। मतलब शी वॉज कन्फ्यूजिंग इट कि जल्दी में हड़बड़ी में वो बोल रही थी, तो उसके मुंह से निकला हवाई जहाज़। तो मैंने भी सवाल कर दिया कौन सा हवाई जहाज़? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं शिप, मेरे हस्बैंड वहाँ पे सेकंड ऑफिसर हैं और आपके जो हस्बैंड है वो उन्हीं के साथ है। मैं बोली तो उन्होंने कहा आपको पता है वो हाईजैक हो गए। अच्छा, वो हाईजैक वर्ड कहीं से मिस हो गया मुझसे। क्यों मिस हुआ? क्योंकि वो मेरा जो बस जाने वाला होता 720 वाला वो दौड़ रहा था। तो मुझे लगा कि सीट नहीं मिलेगी, 1 घंटे का ट्रैवल कौन मतलब बस में खड़े होके जाने वाला है। तो फिर मैं बस की तरफ भागी, कान को ऐसे ऐसे चिपकाए। फिर मैंने बोला क्या बोल रही थी आप? तो उन्होंने बोला कि हाईजैक। अब मैंने तो वो वर्ड बेसिकली नॉवेल्स में पढ़ा था, तो मुझे लगा कि हाईजैक। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐसे पकड़ी हुई थी वो बस का बैम्बो जो चढ़ने के लिए हम लोग सपोर्ट के लिए रखते हैं। मैं अचानक से मेरे को लगा कि मुझे शायद रुकना चाहिए, तो मैंने उसको बस को जाने दिया और मैं चुपचाप सी मैंने उसको बोला हाईजैक। तो मुझे ऐसे लगा कि वो कोई मजाक कर रही थी, मतलब ऐसे हाईजैक मतलब इतना बड़ा सा वर्ड क्यों आ गया? तो मैं बोली हाईजैक मतलब क्या? तो बोला कि वो सोमालिया है ना, सोमालिया, वो क्योंकि उनकी भाषा थोड़ी अजीब टाइप की थी। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा सोमालिया कोई जगह है क्या ये? तो उसने कहा कि हाँ कोई जगह है और वहाँ पे ना उनको जो है बंधक बना लिया है। मैं बोली अरे, एक पल के लिए तो मैं बोली अच्छा मुझे कुछ समय दीजिए और मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। और वो जो ग्रीन बेंच नहीं होती हैं, एक पेड़ की छाया थी, मैं वहीं पे बैठ गई
और मुझे सच में आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक कि मैं कैसे रिएक्ट करना है मुझे, मतलब मैं रिएक्शन ही भूल गई थी। तो दिस वाज द बेसिकली फ़ोन कॉल। फिर उसके बाद तो जो हुआ वो इस किताब में भी है। और अगर अब मैं आपको बताती हूँ 2010 में जो लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं या फॉलो करते हैं उन्हें शायद याद भी होगी ये घटना, जब हम लोगों ने अखबारों में न्यूज़ चैनल्स पर ये खबर देखी थी कि हमारे कुछ सेलर्स को सोमालिया के लुटेरों ने बंधक बना लिया है। और उनमें से एक सेलर रविंदर की पत्नी है संपा। और इस फ़ोन कॉल के बाद जो कुछ हुआ उनकी ज़िंदगी में और जो कुछ उन्होंने खुद किया उसी पर आधारित है ये किताब, ये कहानी जो मैंने आपको शुरू में बताई। संपा, इस किताब को पढ़कर ना बहुत तरह के इमोशंस मेरे मन में आए। एक तो मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत स्लो रीडर हूँ, लेकिन कल मैंने एक दिन में आपकी किताब ख़त्म की है। इंसानी रिश्तों की बहुत तरह की हकीकत ये बयां करती है, हमारे देश के नेताओं की असलियत ये बयां करती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कितना लंबा वक्त था ये फ़ोन कॉल और रविंदर की रिहाई? मेरे ख्याल से 10-11 महीने। जी 11 महीने। 11 महीने आपने ऑलमोस्ट कहेंगे 1 साल संघर्ष था ये सोचना कि मेरा पति जिंदा वापस आएगा या नहीं। कितना मुश्किल था वो वक्त आपके लिए? मुश्किल तो इतना था कि मैं हर दिन बराबर रोती थी। मतलब इफ़ आई रिमेंबर मतलब दोज टाइम्स एंड माई सिटिंग अलोन समटाइम्स और थिंकिंग कि अभी ये वाला आज वाला जो मैं विज़िट करके आई फेल, फिर नेक्स्ट डे का विज़िट फेल, फिर नेक्स्ट डे का विज़िट फेल, फिर किसी दिन पायरेट्स का कॉल आता था कि we kill, you arrange money, you talk your government, we kill। फिर कोई खबर आती थी कि जैसे हमारे पैरेलली एक और शिप हाईजैक था MV आइसबर्ग, तो पता चलता था कि वहाँ पे किसी को मतलब मार के उन्होंने फेंक दिया है। वो हमसे भी पहले बंधक हुआ था, उस पर भी 6-7 इंडियन मेंबर्स थे। तो वो भी हमारे कंटिन्यूसली मैंने धीरे धीरे एड्रेसेस कलेक्ट किए, मेरे टच में आए। तो कभी कभी है ना मतलब ऐसे दर्द होता था कि जैसे मुझे कुछ छोटी मोटी अपने हस्बैंड से जो मैं शिकायतें करती रहती थी एज वाइफ, ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं हो रहा, तो मुझे रिग्रेट होता था। मतलब कि एक छोटी छोटी बात के लिए मतलब आप कितना मतलब शॉर्ट टर्म्ड है ये लाइफ। और कई बार ऐसा होता था कि मैं उसकी कबर्ड में उसके कपड़े होते थे तो मैं जाती थी वहाँ पे और किसी भी एक कपड़े को पकड़ती थी और मैं मतलब रो रही होती थी और मैं उसको बोल रही थी आई एम सॉरी, मैं सच कह रही हूँ कि मैं फिर झगड़ा नहीं करूँगी। मतलब वो एक चीज़ मैंने ज़िंदगी से उस टाइम पे ज़रूर सीखी थी कि मतलब बहुत छोटी चीज़ें हैं जिन पे हम लड़ते हैं, हाँ मतलब जिन पे हम लोग झगड़ते हैं, पर जब इंसान आपके हाथ से फिसलने लगता है ना तो आपको ये फील होता है कि भाई वो आपकी ज़िंदगी में अगर आप प्रेम करते हैं उससे, अगर आप उस रिलेशनशिप को सच्चा सा मानते हैं दिल में कहीं, तो आपको ये महसूस होता है कि भाई नहीं, यू कांट लेट दैट पर्सन गो। और एक चांस कि हम सब कुछ ठीक कर पाएँ, और उसमें भी वो नाउम्मीदी कि आप कुछ ठीक कर ही नहीं सकते, मीन्स नथिंग इज इन योर हैंड्स। एग्जैक्टली। तो वो एक पीड़ा, और सामने से फिर कभी रविंदर का फ़ोन आता था तो वो उसने मुझे कभी दुखी करने की कोशिश नहीं करी, ना मेरे ऊपर कभी प्रेशर्स ले करे कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने सिर्फ हमेशा मुझसे एक ही बात कही कि तुम अपना ख्याल रखना और कोशिश कर लो, अगर कुछ होता है तो इट्स ओके, पर टेंशन मत लेना। मुझे और रिग्रेट होती थी, ऐसा रिग्रेट कि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है और मैं शायद ही किसी को ये बात समझा पाऊँ, किसी पत्नी को या किसी बेटी को या किसी माँ को, जिनको कई बार अपने बेटों से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ को अपने पति से होती हैं, कुछ को अपने पिता से होती हैं, कि मैं उन्हें ये समझा पाऊँ कि एक एक पल इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब जब आप खोने लगोगे देन ओनली यू कैन रियलाइज इट। हाउ ट्रू। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे किताब में लगी कि आपने कहा कि वो जो मधु शर्मा थी जी, उनसे आपके पति ने कहा कि संपा को बता देना, वो ज़रूर कुछ करेगी, वो ज़रूर कुछ करेगी। लेकिन मैं किताब में जो उस समय की संपा देख रही हूँ, मुझे कोई ऐसे बहुत स्मार्ट, ये कहते हैं ना, बहुत बोल्ड संपा नहीं दिखाई दे रही वहाँ पे। आप समझ रही हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं थी, कुछ जनरल नॉलेज में भी ऐसा नहीं था कि आपको सब कुछ पता हो या बहुत बोल्ड हो या बहुत बिंदास हो।
उसके बावजूद आपके पति को भरोसा क्यों था कि आप कुछ करेंगी? नहीं, उसको ये भरोसा था कि मेरा जो डेप्थ था ना, लव का, प्यार का जो डेप्थ था, वो उस चीज़ को उसने एहसास किया था और उसको उस प्यार पे भरोसा था कि वो पक्का कहीं ना कहीं से कुछ ढूंढ लेगी। क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी ना, तब जैसे नॉर्मली इंसान ये देखता है कि भाई सामने वाले के पास पैसा कितना है, सामने वाले के पास कितना बड़ा घर है, गाड़ी है, जबकि मेरे फादर बहुत वेल टू डू, मतलब उस टाइम पे काफ़ी, मतलब आज भी मतलब रिचेस्ट फैमिली में से एक थे। तो जब फॉर द फर्स्ट टाइम रविंदर प्रपोज्ड मी, तो मैंने उससे कभी नहीं पूछा कि मतलब क्या करते हो या कितना पैसा है? उसका तो पूछा मैंने कि आप क्या करते हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं। या कभी भी किसी भी टाइम पे अगर हमारी कोई मुलाकात हुई तो उसमें ये वाला कन्वर्सेशन कभी नहीं आया कि भाई मतलब आप कितने संपन्न हैं। तो उसे ये यकीन था कि मैंने उससे विवाह मतलब प्योरली आउट ऑफ मतलब लव किया है, तो उसे यकीन था कि वो कुछ कर लेगी। हम लोग कई बार कहते हैं ना कि हमारे रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब जीवन में कुछ मुसीबत आती है। नहीं तो पार्टियां करने तो सब आ जाते हैं, शादी ब्याह में नाचने गाने सब आ जाते हैं। मैं पढ़ रही थी कई लोग आपके, कर्नल सहरावत, मामी, मौसी, कई लोग ऐसे थे जो बड़ा अच्छे से, मतलब अपने पेरेंट्स तो देखिए कुछ भी हो खड़े होते ही हैं आपके साथ, बट रिश्तेदारों ने कई ने बहुत साथ दिया। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एकदम मुंह फेर लिया? जी, एक्चुअली कुछ रिलेशनशिप में ये होता है कि हम डेयर नहीं करते, मतलब टू आस्क हेल्प, और कुछ खुद आ जाते हैं। जो लड़की की साइड वाला जो रिलेशन होता है वो खुद ही इकट्ठा हो जाता है, जैसे मामी, मौसी, बहनें, मतलब ये मे भी मतलब पहले तो ना भी रहा हो, लेकिन आज के दिन ऐसा कुछ कल्चर है कि वाइफ की साइड वाले बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो उसकी मुसीबत में उसके लिए ज़्यादा अच्छा सहारा बनते हैं। तो ऐसा तो नहीं मैं कहूँगी कि किसी ने मेरे को हेल्प नहीं किया, क्योंकि कोई आ नहीं सका तो उसने मुझे दुआओं में याद किया। अगर दुआओं में याद नहीं रखता तो ये कुछ पॉसिबल होने वाला था नहीं। कभी किसी रोज़ ये ख्याल आया था कि मैं नहीं ला पाऊंगी रविंदर को? हाँ, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। मैं आपको बता नहीं सकती थी कि 4 अर्ली इन द मॉर्निंग आई सेट आउट फॉर दिल्ली, और मे बी एट नाइट 12 अराउंड और समथिंग वी यूजुअली रीच्ड एट होम। रात को मैं डायरी लिखती थी जिसमें अगले दिन की एक लिस्ट तैयार होती थी। जो मैन ऑफ इम्पैक्ट होते हैं, जिनका जो रिनाउंड हैं, तो मुझे लगता था कि उनके ज़रिए मैं किसी तरीके से मैं कोई उनसे हेल्प मांग सकती हूँ, या मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, और मे बी दे हैव गॉट सच अ नाइस हार्ट कि दे विल बी रेडी टू हेल्प मी आउट। तो वो एक लिस्ट होती थी, और मेरे मामा अक्सर मेरे साथ होते थे। वो मेरी से कुछ 2-1 साल ही बड़े थे, तो वो बोलते कुछ नहीं थे, मतलब उनका काम था कि वो वो ड्राइव कर रहे होते थे, और वो मेरे से पूछते थे, क्योंकि हम एक ही सिटी में रहते थे दोनों, तो बस रास्ते में मेरे से पूछते थे खा के आई है कुछ घर से, तो फिर मैं बोलती थी हाँ मामा। कई बार झूठ भी बोलती थी, नहीं भी खा के गई होती थी तो भी बोलती थी नहीं मामा खा के रखा है, तो चिंता मत कर, अभी तुम ऐसा करो 10 जनपद चल पड़ो, कहीं ग्रीवियंस ऑफिस के पास चल पड़ो, कहीं मानवाधिकार वालों के पास चल पड़ो, वो किसी और बिल्डिंग में थे। वो ऐसे कर करके कुछ और समाज सेवी संस्थाएं थी जिनको मैंने लिस्ट आउट किया था उस टाइम पे। तो मैं जा कर के मतलब एवरी डे एक छोटा बैग रखती थी और उसमें रोटेट करती थी जगह पे, और फिर शाम तक ईमेल्स बनाती थी, फैक्स भेजती थी लोगों को जहाँ पे मेरी मुलाकात नहीं होती थी, तो उनके एड्रेसेस शॉर्टलिस्ट करती थी और उनको भेजती थी। मतलब ये था, और उसमें एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा रवि डूब रहा है, मुझे ऐसे लगता था, और सच में लगता था। मैं गाड़ी के साथ साथ ट्रैवल करती थी, कई बार जैसे हम लोग काम ख़त्म हो जाता तो 7 in the evening निकलते थे, तो वो सूरज हल्का हल्का डूब रहा होता था, और पता नहीं क्यों मेरा मन करता था कि ना डूबे। जब मैं वापस दिल्ली से रोहतक के लिए लौटती थी, तो धीरे धीरे
सूरज नीचे जा रहा होता था और मेरी आंखों से धीरे 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 आंसू ऐसे निकल रहे होते थे लिटरली, कि मुझे ऐसे फील होता था कि ये कुछ डूब तो नहीं रहा है, ये कुछ डूब तो नहीं रहा है, वो डूब तो नहीं रहेगा। मीन्स मैं इतना, और फिर मैं ऐसा होता था कि चाहती थी कि किसी को पता भी ना चले, और मुझे रोना भी होता था। तो वो थोड़ी सी थके स्वर में बस मेरे को ऐसे पूछती थी, कुछ होएगा के बेटा? तो फिर मैं कहती थी हाँ मम्मी, होगा क्यों नहीं, होगा क्यों नहीं, पक्का होएगा, तेरे को क्या लगता है मैं रोज ऐसे ही जा रही हूँ। फिर मैं रोती थी और रो के फिर सुबह 4 बजे का वेट करती थी कि सुबह 4 बजेंगे एंड यू हैव टू सेट आउट। तो देख लीजिएगा आप कि 11 मंथ्स, बहुत लंबा समय होता है। 11 मंथ्स, सेम थिंग, सेम थिंकिंग, सेम चीज़ें, बस कुछ प्रोजेक्ट नहीं, नए लोग, आज इससे नए मिलना है, project। कल उससे मिलना है। पर मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरानी हुई कि आपको पता ही नहीं था आपके पति किस शिप पर हैं, कहाँ गए हैं, किस कंपनी के लिए काम करते हैं। आजकल तो अब इस नए ज़माने की महिलाओं को, किसी पत्नी को अपने पति के बारे में सब ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं नए ज़माने की थी नहीं। एक्चुअली फादर का क्या था कि मेरे फादर प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें पाला बिंदास। बिंदास हम लोग पंचायतों में बोलते थे, और अगर हमारे साथ कुछ गलत होता था उस टाइम पे, खैर बसेस में ये सब कुछ ह्यूमिलेशन चलती थी लड़कियों के साथ, तो मैं बिंदास पीट देती थी। मतलब ऐसे मैं डरी नहीं कभी किसी से, बस वो एक हरियाणा की छोरी थी। हाँ, हरियाणा की। वो मेरे पिताजी ने एक ही बात सिखाई थी, भाई पिट के घर नहीं आना, आपको गलत के खिलाफ लड़ना ही चाहिए। ये मेरे फादर का एक टैग लाइन था कि भाई मेरी तो 3 बेटियां हैं, अब मैं हॉस्टल छोड़ने सबके पीछे पीछे थोड़ी रहूँगा, तो आप लोग जाइए। पर मैं थोड़ी सी ज़्यादा पैम्पर्ड थी अपनी मम्मी के साथ, मतलब ज़्यादा, और बड़ी बहनें भी बड़ी थी, तो मुझे ज़्यादा दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था। तो उसमें आपको कभी ये पता ही नहीं था कि आपको वो जो इनके कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स होते हैं या इनके जो इंश्योरेंसेस होते हैं वो सब आपके पास होने चाहिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं था। और मेरा तो छोड़िए, रविंदर को ही कभी ये बात ज़रूरी नहीं लगी कि भाई उसे अपनी वाइफ को, कंपनी का नाम तो बताओ, किस कंपनी हाँ के लिए? एग्जैक्टली, क्या आप जा इजिप्ट रहे की कोई कंपनी के लिए कर रहे थे ना वो, जो शिप थी वो इजिप्ट की कंपनी की। एग्जैक्टली। और उस टाइम पे आई नो कि जब मेरे से पूछा गया और ये सब घटनाएं घट रही थी, और मुझे सच में कुछ चीज़ें नहीं पता थी, और किसी मंत्री ने भी, मैं ऐसे ही पहुंच गई थी बिना मतलब डिटेलिंग के, जस्ट ये कहने कि माय हस्बैंड इज़ हाईजैक्ड और आप मेरी हेल्प कर दें। तो भाई कौन सी कंपनी में है क्या नहीं, वो कुछ ऐसे माइंड में था नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ये किताब तो पूरी आपकी कहानी है, उस 11 महीने के बारे में रविंदर ने क्या बताया? उनको भी तो हर दिन लगता होगा आज मुझे मार दिया जाएगा। बिल्कुल। रविंदर जब आए थे तो ही वॉज स्पीचलेस। मुझे इतना पता है कि जब हम एयरपोर्ट्स के बिजी शेड्यूल के बाद जब हम थोड़ा सा आराम से अपने घर आके रुके थे, तो ही वॉज जस्ट क्राइंग। मैं भूल नहीं सकती उसके उस 3.5 जो 3-3.5 घंटे का, हम लोग लगभग 12:30 पौने 1 बजे घर आए थे, और सुबह के 4 बजे तक वो रो रहा था मेरा हाथ पकड़ के। फिर मैंने कहा अब तो तुम वापस आ चुके, तो बोला मैं भूलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि क्या भूलना चाहते हो? तो बोला बस मैं तुम्हें फिर बाद में बताऊँगा, अभी मेरी हालत ऐसी भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बता पाऊँ। तब उन्होंने मुझे ये बताया कि संपा, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं सिर्फ तुम्हें देखे बगैर नहीं मरना चाहता था। बस ये लगता था कि अब कभी नहीं लौट पाऊँगा। हाउएवर मुझे लगता था कि मैं हनुमान चालीसा बहुत पढ़ता था, तो मुझे ऐसे लगता था, बोले हर दिन में 100 टाइम्स मैं हनुमान चालीसा बोलता था, तो पढ़े मतलब ऐसे मैं, हमको ऐसे एक तरफ, मतलब एक गंदी सी जगह पे मतलब भेज दिया जाता था। थे? हाँ, और वो भी बेसिकली वहाँ पे तो काफ़ी टेम्परेचर होता है, 45 डिग्री 48, तो उस इतने डिग्री टेम्परेचर में खाली निक्कर में, मतलब वो जो इनका अंडरवेयर टाइप निक्कर रहता है, उसी में ये लोग को उस पे डेक के ऊपर रखते थे। और खाना मतलब इनको लगभग ऑलमोस्ट 1 आलू 2 डेज़ के लिए मिलता था। उस एक पोटैटो में इनको पूरा 2 दिन गुजारने होते थे, और इतना सा पानी सबके लिए 30 ml 40 ml। और वो कई बार ऐसा होता था कि वो पानी पता नहीं कहाँ से लेकर के आते थे, वो ज़मीन ख़राब थी या जो भी थी, तो थोड़ी सी ऐसी स्मेल आती थी जैसे इसमें पेट्रोल मिक्स है। ओह माय गॉड। तो इनको ऊपर से सारा मेडिसिन
सब कुछ ख़त्म हो गया था। एक राज जो आपकी इस किताब में छुपा है, जिसका जवाब भी नहीं मिला, पता नहीं आपको मिला या नहीं, कि वो आप राहुल गांधी के दफ्तर के चक्कर लगा रही थी, बहुत बार गई, आपको भगा दिया गया, लेकिन आखिरी बार आपसे किसी व्यक्ति ने आके कहा कि 1 महीने के अंदर आपके पति वापस आ जाएंगे, और 1 महीने के अंदर आपके पति वापस आ गए। वो राज क्या था? क्या आपने उसके बाद पता करने की कोशिश की? एग्जैक्टली पता करने की कोशिश करी, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है कि ये किताब अब लिखी गई। उसका कारण ये है कि उस टाइम पे बेसिकली मैं अपोजिशन लीडर्स को मैंने बहुत ट्राई किया। तब बीजेपी अपोजिशन थी? जी, अपोजिशन था। तो उसमें सुषमा स्वराज जी, गडकरी जी और भी अनुराग कई, ठाकुर से मिली थी आपने? हाँ, कई नाम लिखे। हाँ, बहुत सारे लोग थे। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी मिली थी? जी बिल्कुल मिली थी। तो उसी के बाद मुझे सबसे ज़्यादा निराशा हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगा था कि मे बी वो कोई उनका डिग्निफाइड अंदाज रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब ये है कि भाई अगर कोई आपको बोले कि आप चिंता ना करें, बाय हुक एंड क्रुक जैसे भी होगा, वी विल मेक अ वे थ्रू इट। तो ऐसा कोई रास्ता मेरे लिए आप क्रिएट करोगे। तो ऐसा मुझे कुछ मतलब बहुत ऐसे इंथुजियास्टिक सा, उत्साही सा मुझे फील नहीं हुआ। तो मैं बाहर आके मैं वो रोई हूँ और मेरे पिताजी मुझे मतलब और मैं दुख में ये बात बोल रही थी, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि एट दैट टाइम पाकिस्तान में काफ़ी कुछ चल रहा था और उनके जो 4 नेशनल्स थे उनके लिए उनका कैंपेन बहुत मतलब पीक पे, बहुत हाई टाइड पे था। तो मुझे लगा कि जब हम तो बचपन से पाकिस्तान के बारे में उल जलूल सुनते ही बड़े हुए हैं, तो अब वो चीज़ में फिर, लेकिन अब पाकिस्तान के टच में भी थे, क्योंकि वहाँ से फ़ोन कॉल आते थे। लैला एक लड़की थी जो कैप्टन साहिब की, वसीम जी की बेटी थी, तो वो कई बार मुझसे बात करती थी कि आप भी कुछ कीजिए, हम भी कर रहे हैं। जो शिप के कैप्टन थे वो पाकिस्तानी थे? जी पाकिस्तानी थे। तो अब मुझे लगा कि हमारा गवर्नमेंट सुन रहा है, और मुझे ये बात भी पता चल गई थी कि पाकिस्तान में रैंसम देना गलत नहीं है, मतलब अपने नागरिकों के लिए वो रैंसम को अलाउ करते हैं। तो फिर मेरे को ये पता ही नहीं था कि मतलब ऐसे इतने बड़े जंतर मंतर पे और आप बोल रहे हो पाकिस्तान। मेरी आंखें फैली हुई थी और मैं गुस्से में थी, और मैंने कहा कि जब पाकिस्तान अपने लोगों के लिए काम कर रहा है तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मे बी मुझे जेल भेज दिया जा सकता था, मे बी। मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को कि मैं कुछ भी बोली, मैंने किसी को भी गुस्से में जिसमें भी जो कुछ कहा, बट मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की गई कि भी मेरे कैंपेन को रोकने की कोशिश की गई हो या कोई लाठी चार्ज किए गए हो। मतलब ऐसी कोई ज़्यादती, मेरे को स्पेस दिया गया और मैं स्टेप बाय स्टेप कभी अपने गाँव में पंचायतें करके, कभी मैं उन पंचायतों को दिल्ली में बुला करके, मतलब ऐसे मैं अपने कुछ आप करती रही। मैं करती रही। आखिरी मैसेज का मिस्ट्री बताइए ना। उसका मिस्ट्री ये था कि जब हम लोग उसके घर के आसपास जाते थे, हफ्ता शुरू में हमने उनको चिट्ठी लिख दी, तो वो बोले कि जी राहुल गांधी अवेलेबल नहीं होंगे मैडम आज। तो मैं अगले दिन फिर चली गई। 15 दिन चला अप्रैल में, 15 दिन चलता रहा। तो 16वें दिन मेरा वो टूट गया, सब्र टूट गया। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं मिल रहे, कोई परेशानी भी होगी। बोला मैम उनका पैर फ्रैक्चर है पैर में, तो आप वो किसी से मिल ही नहीं रहे। मैं बोली फिर मेरे से उन्होंने पैर से बात थोड़ी करनी है, मुंह से करनी है। तो अब उनको थोड़ा सा, क्योंकि हमारे हरियाणा में ये सब बोल देते हैं हम लोग, तो इसलिए मेरे को लगा कि लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। वो इंसान चुपचाप अंदर गया, बोला आप बैठिए। 15 मिनट्स के बाद वो बाहर आता है। आई क्लियरली रिमेंबर कि उस दिन 24 अप्रैल थी और 24 मई थी। 24 मई थी। अप्रैल का थोड़ा हिस्सा मैंने उनके दफ्तर में आते जाते गुजारा। फिर मैं दोबारा से फिर से एक्टिव हुई, ग्रीवियंस ऑफिस जाती थी कांग्रेस के, और वहाँ से सीधा राहुल गांधी जी के घर पे। ये मई का टाइम था। एंड आई रिमेंबर मेरा बेटा मेरी गोद में होता था, दोनों स्वेट कर रहे होते थे हम लोग बुरी तरह से। तो जब मैं जाती थी तो फिर एक दिन एक बंदे ने, जब मैंने उस दिन बोला कि अरे पैर ही तो टूटा हुआ है ना, बात मुंह से करनी है, तो वो बोले आप रुकिए। तो वो अंदर गए, 15 मिनट्स के बाद वापस आए। बोला मैडम उनको सब पता है, आप 1 महीने का समय देंगी, 1 महीने के बाद आपके पति वापस आ जाएंगे, आप 1 महीने तक बेशक इधर ना आए। फिर हल्के से उसने जो बात बोली वो मुझे, तब तो मेरे हस्बैंड आए, उस जो मतलब उस टाइम पे माहौल था, उस माहौल में मुझे याद नहीं रहा। लेकिन फिर एक बार जब मेरे मन में
कुछ चीज़ें आई कि मैं लिखूं कैसे कैसे क्या हुआ था, मेरा दिमाग शांत हो चुका था। तब मैंने उस बात पे विचार किया कि उसने साथ में एक लाइन और बोली थी कि उनको इसका क्रेडिट भी नहीं चाहिए। दैट वॉज द थिंग, मेरे दिमाग में घर कर गई वो बात कि क्रेडिट भी नहीं चाहिए। और जिस दिन ये वापस आए उस दिन 26 जून था और 24 जून को इनकी रिहाई हो चुकी थी। सिर्फ वो 2 डेज का ट्रेवल वो टाइम था। 1 महीने का टाइम था, बट उसके बाद आपने कहीं पता लगाने की कोशिश नहीं की कि राहुल गांधी के क्योंकि ऑफिस में ऐसा क्यों कहा गया आपसे? मेरे जहन में ये बात करीबन 6-7 महीने बाद, जब मैं अपनी डायरी लिख रही थी, जब मैं पूरा शांत थी मन से और एक एक एपिसोड को ध्यान कर रही थी कि कैसे हुआ क्या हुआ, तब अचानक से मुझे वो लास्ट वाली चीज़ें याद आ गई। क्योंकि मेरे को पाकिस्तान में इनवाइट किया गया था और मुझे कुछ चीज़ें वहाँ पे मतलब ऐसी महसूस हुई कि भाई मतलब हालांकि इनविटेशन मेरे को 2 साल बाद आया था, वो चीज़ें मेरे मन में पुख्ता तब हुई जब मेरे को लगा कि भाई मैं पाकिस्तान पहुंची। उन्होंने मुझे मतलब इनवाइट किया था, गवर्नर ऑफ सिंध ने, और मैं वहाँ पे बैठी थी। तो मतलब जिस तरीके से वो रैंसम अमाउंट पे हुआ था और बहुत सारे लोग जैसे उसमें जो इम्पोर्टेंट लोग इन्वॉल्व थे, वो बल्कि और भी ज़्यादा बिग स्टोरी थी। तो मुझे इतना पता है कि somebody was talking, कि किसी ने बस मेरे को ये बोला। वहाँ पे एक बहुत वयोवृद्ध महिला थी जिनकी मेरे पास सिर्फ एक तस्वीर है मेरे साथ, और वो भी राइटर थी, लिखती थी, और वो मुझे बहुत गले लगा रही थी। और वो पाकिस्तानी थी वो? पाकिस्तानी थी, वो पाकिस्तान का ही किस्सा है। तो तब वो महिला मुझे बोल रही थी कि तुम्हारे हुक्मरान ने तुम्हारी बड़ी मदद की। एज ए राइटर मे बी शी न्यू सम ट्रूथ्स। आपने कहीं पता करने की कोशिश नहीं की कि क्या सरकार की तरफ से वाकई फिरौती गई है? जी देखिए, मैं आपको सिर्फ फिरौती, क्योंकि 15 करोड़ की मांग थी ना, राइट? देखिए फिरौती तो यहाँ से नहीं गई, उसे चैनलाइज तो पाकिस्तान ने ही किया है प्योरली। मतलब दी पाकिस्तान फिरौती दी गई थी आपके पति और yes, बाकी सब सेलर्स को छुड़ाने के लिए? यस, फिरौती दी गई थी लगभग 16-17 करोड़ रुपए की। और उसमें मीडिएटिंग की थी। शुरू में जो कैंपेन चला था वो अंसार बरनी साहिब ने चलाया था। फिर उसके बाद जब उसने थोड़ा सा तूल पकड़ा, और वो हिंदुस्तान में बहुत तूल पकड़े हुए था पहले से ही, डे 1 से हिंदुस्तान में तूल पकड़ने के बाद, हमारे जंतर मंतर पे धरने के बाद वो तूल पकड़ा, पाकिस्तान में उसने बराबरी हासिल की। फिर पाकिस्तान के जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने मुझसे भी कुछ इंटरव्यूज टेलीफोनिक, जो उनके इंडिया बेस्ड रिपोर्टर्स थे, उन्होंने मुझसे बेसिकली बात की, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्सी पैदा ना हो जाए, या इंडिया पाकिस्तान के बारे में कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान और हमारे रिलेशनशिप कैसे रहे हैं। तो उस वजह से मतलब मुझे बहुत मुश्किलात भी फील हुई, पर मैंने अपने जो हार्टिएस्ट ट्रूथ था ना, सिर्फ मैंने उस पे बेस होके काम करा कि भाई मेरा ना तो मैं कोई टेररिस्ट हूँ, ना मेरे कोई ऐसे मोटिव्स है, ना मुझे सरकार से अपना पति वापस चाहिए। और ये आईबी के लोग बड़े आते थे घर पे, जो इंक्वायरी करते थे बहुत लंबी चौड़ी। क्योंकि एक बार मैंने बोल दिया था गुस्से में कि ये राहुल गांधी को तो मैं गोली मारूंगी, तो मतलब ऐसे किसी ने उसको कैप्चर कर लिया था। और उसके बाद इंटेलिजेंस वाले लोग मतलब हर दिन उन्होंने मेरे घर भी विजिट किया और ये कोशिश करी जानने की भी कोई मतलब मोटिव तो नहीं है, कोई हाँ कोई मकसद तो नहीं है। पर जब वो पूरी तरह से उनको विश्वास आ गया कि भाई उसका कोई खराब मकसद नहीं हो, प्योरली इमोशनल लड़की है, वो सिर्फ अपने पति के लिए इतना हल्ला मचा रही है। मैं जो जानना चाह रही हूँ कि इतनी घटना के बाद 16 साल हो गए, आपने कभी राहुल गांधी से दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की? ये जानने के लिए कि आपने कहा था मतलब आपके किसी व्यक्ति ने कहा था कि 1 महीने में पति मेरा वापस आ जाएगा, और आ गया। तो कहानी क्या है, द रियल स्टोरी? मैं जानना चाहती हूँ। ये मेरे मन में आज तक भी मेरे भीतर से ये कील निकली नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, और मैं सच में जानना चाहती हूँ उसके पीछे की स्टोरी, क्योंकि एक बिग स्टोरी है इसमें। लेकिन मैं कैसे मतलब वो सब कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता। तो आपके पति अभी भी मर्चेंट नेवी में है या छोड़ नहीं दिया? नहीं जी, फिर कौन जाने देता। हम तो हंसते हैं कि अगर आज आप चले जाते और फिर दोबारा पकड़ लिए जाते, तो फिर हम किस मुंह से कहने जाते कि हेल्प अस आउट। तो हमने उस लाइन को ही छोड़ दिया। आपको कुछ सुनवाती हूँ मैं। अरे मेरी बहन सबसे छोटी है और वो बहुत ही लाडली थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ेगी और उसमें जीत हासिल करेगी।
इंसिडेंट की अगर बात करें तो एक बार जब वो दीपेंद्र के यहाँ गई थी उनसे मिलने के लिए, घर के बाहर रही, सारा दिन वो बैठी रही, और फिर जब उसको बाद में पुलिस फोर्स के द्वारा बाहर निकाल दिया गया था, तो उसका जो रोना था वो किसी से भी नहीं देखा जा रहा था। उसी समय उसे एक उम्मीद मिली कि दीपेंद्र इस वक्त तिलियार पे मिल सकते हैं, तो वो वहाँ पर अपनी एक नई उम्मीद लेके चल पड़ी। यानी कि जब वो उस टूटी उम्मीद से एकदम एक किरण को देखकर उसके सहारे से आगे फिर से बढ़ चली, ये ताकत उसकी देखने लायक थी। ये कब किया आपने? ले याद है वो छत वाला कमरा कासंडी में अपने मायके में? एक बार तुमने वहाँ उन स्ट्रगल वाले दिनों में कहा था, दीदी कैसे छोड़ दूँ, कैसे सब्र कर लूँ। सत्यवान सावित्री की कहानियाँ सुन सुनकर बड़े हुए हैं। हमारे फादर संस्कृत के प्रोफेसर जो ठहरे, बचपन में सब कहते थे मैं अपने फादर पर गई हूँ, बट एक्चुअली नो, तुम फादर पर गई हो। सेम करेज, सेम ब्रेवरी। तुम लड़ी, क्या खूब लड़ी, आउट ऑफ वे जाकर, आउट ऑफ बॉक्स सोचकर। अपनी लीडरशिप से न केवल तुमने फैमिली सपोर्ट हासिल की, बट यू मूव मासेस टू द इंटरनेशनल लेवल। I hope, I wish Ravi and his family values you forever for this. मम्मी, मुझे याद है एक बारी वो शाम को अपने मामा के साथ घर लौटी, बड़ी निराश और उदास थे वो। और जब आके वो निराश हालात में बैठी तो उसकी नानी, जो कि 80 वर्ष के आसपास थे उस समय पे, एक बुजुर्ग महिला जो कि मेरी सासू माँ थी, उन्होंने उसका चेहरा देख के कहा कि चंपा बेटा हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा, तू तो बहुत हिम्मत वाली लड़की है, लड़ और सब तो जीत जाएगी। और हमारे हरियाणा में एक कहावत है, तो माँ जी ने उसी समय पे कहावत कही कि हिम्मत का नाम हिमाती, आगे ने डंग धर ली। और उसके साथ ही चंपा एकदम से दोबारा से बोली कि हाँ नानी ठीक कह रही हो आप, मैं लड़ूंगी और रविंदर को वापस लेके आऊंगी। और चंपा फिर से जी जान से जुट गई और रविंदर को ले आई। ये आपने कब किया? बस कर लिया। 16 साल हो गए इस घटना को, लेकिन आपके आंसू बता रहे हैं कि आज भी वो दर्द भूली नहीं है, वो संघर्ष, वो हर दिन रात का संघर्ष, निराशा। जो एक चीज़ मुझे आज भी मतलब टीसती है ना कहीं, वो सिर्फ ये टीसता है कि भाई एक महिला है या कोई भी क्यों नहीं है, तो किसी को क्यों लगता है कि मतलब आप उसका इंसल्ट कर सकते हो, या आपके पास पावर्स हैं तो आप उसको खदेड़ सकते हैं, या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नागरिक सम्मान पे बात करता हो। मतलब कई बार मतलब ऐसा फील होता था उन दफ्तरों में बैठ के किसी किसी को प्लीज़ प्लीज़ कहने में, और फिर जैसे लोगों का थोड़ा सा पल्लू झाड़ के भागना, या किसी को कहना कि नहीं मंत्री जी आज अवेलेबल नहीं है, वो नहीं मिल सकते, आप घंटों वहाँ चाहे धूप हो छाया हो, मतलब आप खड़े रहो, आप रोते रहो। उस पार्ट पे जा कर के मन इतना बुरी तरह टूटा कि मतलब तब एक बार मन में ख्याल आया कि काश किसी ढंग के कंट्री में पैदा हो जाते। चलिए अब मुझे बताइए, कभी सोचा होगा ये बीते हुए मतलब रविंदर के आने के बाद 16 साल में कि आपकी कहानी पर कोई किताब लिखेगा, या आपको ऐसा लगा कि मेरी कहानी किताब में छपने लायक है भी? बस मेरे को ना एक दिल था कि इसे कोई लिखे, और लिखे सिर्फ इसलिए कि भाई, इसलिए नहीं कि मुझे कोई स्वार्थ था उस किताब को लिखवाने में, सिर्फ इसलिए कि अगर कोई हारी हुई महिला उसे पढ़ ले, क्या बात है, तो वो ये बात समझ जाएगी कि नहीं, आप खुद पे भरोसा रखें और सच्चे दिल से कोई लड़ाई लड़ें, वो सच में फलीभूत होती है, सच में। क्या बात है, वाह। लेकिन कई बार ये भी तो होता है ना चंपा कि जैसे अब 16 साल हो गए, हालांकि आज आपके आंसू आज भी दिखा रहे हैं कि कुछ जख्म अभी हरे हैं, पूरी तरह से भरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इंसान सोचता है चलो अब हो गया ना, सब आगे बढ़ते हैं।
जब कोई हमारे ऊपर किताब लिखने आता है वो फिर उन जख्मों को कुरेदता है कि अच्छा उस दिन क्या हुआ था, वो तो अच्छा उस दिन आपको कैसा महसूस हो रहा था। तो ये किताब लिखवाने का प्रोसेस आपके लिए कितना मुश्किल था? कितना ही भी नहीं, क्योंकि सब कुछ ताज़ा था। वो रिस ही रहा है तब से। वो कभी कभी कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन अगर आप मेरी डायरी के पन्ने पढ़ेंगी, अभी आएंगे उस पर भी। डायरी का कोई भी पन्ना पढ़ेंगी, कोई इस डायरी में आप कहीं पे भी खोल लें, आपको उन जख्मों की एक झलक आपको पक्का मिलेगी। क्योंकि पता है, किसी औरत का बलात्कार सिर्फ ये नहीं होता कि भाई उसके वस्त्र उतार के उसका बलात्कार हुआ है, नज़रों से भी उसका बलात्कार होता है, लोगों की बातों से भी उसका बलात्कार होता है। स्त्री जाने स्त्री कितनी कोमल है। तो मुझे अपनी उस कोमलता पे आघात महसूस हुआ था, जिसको जैसे आप एक गुलाब की पत्ती पकड़ो और उसको अगर आप ऐसे प्रेस करोगे, तो वही हालत मेरी थी कि मैं ऐसे रगड़ी जा रही थी। और मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि गो एंड डाई बिफोर यू हियर द न्यूज़ कि योर हस्बैंड इज़ नो मोर। मुझे ऐसी फीलिंग आती थी। पर फिर जब मैं अपने बच्चे को देखती थी ना, और हज़ारों मैंने ऐसी औरतों को देखा है जो मतलब अकेले मतलब बच्चों को पाल रही हैं बिना किसी हेल्प के। मुझे अपना बच्चा भी दिख रहा था और मेरे को ये भी बहुत गिल्ट हो रही थी कि यार मतलब मैं क्या करूं, मतलब क्या है मेरे हाथ में जो मतलब मैं उसको बचा लूं सिवाय इसके। फिर तो मैं गला फाड़ के किसी दिन भगवान के आगे ही रोई थी कि भगवान कुछ कर दे, एक तू ही तो है जो जब कुछ नहीं होता तो तू होता है, तो अब दिखा दे मेरे को कि कहीं है तू। जब मैं डेथ बेड पे चली जाऊंगी ना, मैं तब भी उस चीज़ को भूल नहीं सकती। और कोई चीज़ मिसिंग है, कोई एक चीज़ मिसिंग है जिसे मैं किसी दिन पक्का पूरा करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। क्या है वो चीज़? बहुत गहरी है, बहुत गहरी, जिसे शायद मैं किसी बहुत प्रोटेक्टेड टाइम पे मुझे ऐसे लगेगा कि अब मैं शेयर कर सकती हूँ। मे बी व्हेन आई एम क्वाइट ग्रोन अप आफ्टर माई 60s, तब मैं एक बार फिर से निकलूँगी किसी एक सफ़र पे जिसको मैंने कभी बयान नहीं किया। मतलब आपने इस किताब में भी नहीं बताया? नहीं बताया। आज बताना चाहिए? नहीं, शायद मेरे अंदर आज भी वो हिम्मत नहीं है कि मतलब कुछ एक आध चीज़ें मैं शेयर कर पाऊँ। पर पहली बार मुझे ये फील हो रहा था कि औरत होना कितना बड़ा गुनाह है। आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है, कई बार ऐसी जो जिसको हम कहते हैं कि वल्नरेबल जो महिला होती है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश बहुत सारे पुरुष करते हैं। मतलब जो चीज़ होके गुजरी थी ना, अगर मेरे हाथ में हथियार दे देते और मुझे इजाज़त होती तो शायद मैं भी कुछ काट डालती। इसलिए मतलब कुछ चीज़ें कई बार मतलब ना बोली जाएं तो हो सकता है, क्योंकि जीने के लिए आपको कुछ चीज़ें हटानी पड़ती हैं जीवन से। वो कुछ चीज़ें मैंने भी हटाई। पर एक और बहुत ही जिसको कहते हैं ना, मतलब बलात्कार से भी आगे का सच है, जिस पे मेरे को लगता है कि शायद बात भी नहीं की जा सकती। मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, मतलब चलो कभी वक्त आएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो वो दिख रहा है आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। मुझे लगता है कि दुख से ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। और आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि शायद ये गुस्सा कभी किसी समय पर एक और किताब के रूप में निकल कर आएगा। बहरहाल इस किताब से जुड़ा एक मैसेज आपके लिए है। हेलो संपा, कैसी हैं आप? आपके बारे में क्या कहूँ मैं। हम लोग लड़े भी हैं, झगड़ा भी किया है आपकी इस पूरे सारी बातों को सुन के समझ के कलम करने के इस दौर में। लेकिन मैं अगर आपको याद करूँगा तो उस शख्सियत को याद करूँगा जिसने न सिर्फ हरियाणा का नाम रोशन किया बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पहलवान करते हैं, खिलाड़ी करते हैं हरियाणा का नाम रोशन, या फिर कल्पना चावला को हम याद रखते हैं कि उसने नाम रोशन किया। ऐसे ही मुझे लगता है कि हरियाणा के इतिहास में और इस देश के इतिहास में संपा आर्या का नाम भी याद रखा जाएगा। और फिर मेरे लिए आप वो लड़की हमेशा रहेंगी जिसके घर वालों को या हर माता पिता को अपनी बेटी पर ये भरोसा होता है कि ये कर लेगी। आपने उस ये कर लेगी का जिस तरह से मान रखा ना,
जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ी, मुझे लगता है कि शायद अगर उसकी जगह कोई लड़का होता तो वो ना लड़ पाता इस शिद्दत के साथ, इस जज्बे के साथ, इस हिम्मत के साथ। आप इस कहानी की या उस समाज की जो भ्रूण हत्याएं करता है या जहां दहेज के लिए लड़कियां मार दी जाती हैं या जिस राज्य में लड़कियों का औसत सबसे ज़्यादा कम है, उस राज्य की आप सुपर हीरोइन हैं। बस जैसी हैं वैसी बनी रही। शुक्रिया। अब ये किताब लोगों के हाथों में पहुंच रही है। मैं हमेशा संजीव जी की, मीनाक्षी जी की शुक्रगुजार रहूँगी और आपकी भी। इस कहानी को बहुत सारी मजलूम औरतों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको हिंदी में लिखा गया। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, जो कि संजीव जी ने कहा ना, एक सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिएगा। अगर संपा कहीं अगवा हो जाती तो क्या रविंदर इतनी मेहनत करता जितनी संपा ने की थी? असमंजस, वो सिंपल है, वो करना तो चाहता बट वो कम बोल पाता है और मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो कहीं हार जाता। वो हार जाता, लेकिन संपा जीत गई। वाकई आपकी कहानी बहुत सारी महिलाओं को हिम्मत देगी। सिर्फ वैसे नहीं, यही कंडीशन नहीं है कि पति अगवा हो गया है या पति की जान को खतरा है। हर दिन जो महिलाओं का संघर्ष होता है उससे कैसे जूझ सकते हैं, ये किताब हमें सिखाती है। चलते चलते आपकी इस पूरी डायरी, ये उस 11 महीने का दस्तावेज है आपके हाथ में, है ना? नहीं, ये 11 महीने के बाद का है। अच्छा, ये बाद का है। और वो 11 महीने वाला? 11 महीने वाला मेरे पास रखा हुआ है। रखा है, तो इसमें से आप कुछ 1-2 पंक्तियां अगर हमको सुनाकर जाना चाहें। नहीं, अगर आप मतलब देख लीजिएगा, बट एक दिन जैसे जनरली लोग मेरे से पूछ लेते हैं कि भी आप उस वक्त कैसा फील कर रही थी, कैसा फील कर रही थी, तो मैंने कुछ थोड़ा सा अपने मन से सोच के ऐसे ही लिखा था कि मेरा दर्द मुझ में ही कहीं मुझ पर हंस रहा था, मेरा दर्द मुझ में ही कहीं मुझ पर हंस रहा था और मेरा प्रेम मुझ में ही कहीं अश्रु बहा रहा था। इस हंसने और रोने में देव और दानव छुपा था। हंसने और रोने में दर्द को हराने के लिए प्रार्थना को अपनाया और प्रेम पालने को हिम्मत को बुलाया और मैं जीत गया। हजारों अपमान के बाद भी, लाखों निराशाओं के बाद भी, हर बार खाली हाथ लौटाए जाने के बाद भी, कुछ ठहरे हुए प्रश्नों के साथ कि मैं मांग किससे रहा था। महलों में बंद चंद मुट्ठी भर लोग जो कहने को देश चला रहे थे, व्यवस्था संभाल रहे थे और बहरी थी। संपा, बहुत बहुत धन्यवाद आप आई। मुझे लगता है कि वाकई मैं इंतज़ार करूंगी कि जो अभी भी इस किताब के बाद भी जो अंदर अभी रह गया है वो कुछ साल बाद फिर से बाहर निकले, और आप 60 साल के होने का इंतज़ार ना करें, उससे पहले निकले, ताकि हम सब लोग बहुत कुछ ऐसा सच जान सकें जो हम सबसे छुपा हुआ है, अनजान है। जी, मैं कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए एक छोटा सा तोहफा।